आजकल बाजार को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है ना। एक तरफ तो एआई सुपर साइकिल से मार्केट में जबरदस्त तेजी की बातें हो रही हैं और वहीं दूसरी तरफ मंदी का एक खतरा भी मंडरा रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है आज की ग्लोबल इकोनॉमी में? ये जो अलग अलग सिग्नल मिल रहे हैं ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? इस कंफ्यूजन का जवाब शायद जेपी मॉर्गन के 2026 आउटलुक के इसी एक वाक्य में छिपा है और यही हमारी आज की पड़ताल का सेंट्रल आइडिया भी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जहां आर्थिक ताकतें एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक ही समय पर बाजार को ऊपर और नीचे दोनों तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो आज हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए 5 कदम चलेंगे। हम बड़ी ग्लोबल पिक्चर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये लहरें भारत तक कैसे पहुंचती हैं, 2008 के संकट से कुछ सीखेंगे और फिर ये समझेंगे कि एक निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए इसका क्या मतलब है, और आखिर में एक ऑल वेदर स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, पोलराइज्ड ग्लोबल आउटलुक। ये असल में जोखिम और मजबूती के बीच एक सीधी टक्कर है। ये स्लाइड उस आर्थिक रस्साकशी को एकदम साफ दिखाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, जेपी मॉर्गन के मुताबिक एक तरफ एआई सुपर साइकिल है, मतलब एआई में जो भारी निवेश हो रहा है उससे आने वाली तेजी वो ग्रोथ को बढ़ा रही है, कंपनियों की कमाई भी काफी मजबूत है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। महंगाई लगभग 3% पर आकर अटक गई है, जॉब मार्केट ठंडा पड़ रहा है और बाजार में गिरावट का खतरा भी काफी ज्यादा है। मतलब ये है कि कोई भी निवेशक सिर्फ आशावादी या निराशावादी होकर नहीं बैठ सकता, उसे एक ही समय में दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। और इसी खींचतान के बीच जेपी मॉर्गन एक नंबर देता है, 35%। ये 2026 में अमेरिका और दुनिया में मंदी आने की संभावना है। अब ये नंबर हमें क्या बताता है? ये बताता है कि रिस्क असली है, पर यह कोई पक्की भविष्यवाणी भी नहीं है और बस इसी अनिश्चितता के बीच निवेशकों को अपना रास्ता बनाना है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब सवाल ये है कि ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक बदलाव होते हैं वो असल में भारत को कैसे प्रभावित करते हैं? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम ग्लोबल रिसेशन कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये वो दौर है जब दुनिया की पर कैपिटा रियल जीडीपी घटती है और साथ ही ट्रेड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रोजगार, इन सब में भी एक बड़ी गिरावट आती है। तो सोचिए, मंदी भारत के दरवाजे पर कैसे दस्तक देती है। इसके 4 मेन रास्ते हैं। पहला, अमेरिका और यूरोप में डिमांड कम होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स पर सीधा असर पड़ता है। दूसरा, जो विदेशी निवेशक हैं एफपीआईज, वो घबराहट में भारतीय बाजारों से पैसा निकाल लेते हैं जिससे रुपए में अस्थिरता आती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, मंदी में अक्सर कच्चे तेल की कीमतें गिर जाती हैं, जो भारत जैसे बड़े इंपोर्टर के लिए एक कुशन का काम करता है। और चौथा, विदेशों में काम करने वाले भारतीयों का भेजा हुआ पैसा यानी रेमिटेंस, जो एक बहुत बड़े स्टेबलाइजर का काम करता है और घर की खपत को गिरने नहीं देता। अब ये बातें सिर्फ थियरी नहीं है, इतिहास गवाह है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं साल 2008 में और देखते हैं कि उस महामंदी ने बाजार के बर्ताव को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। इन 2 ग्राफ्स को जरा ध्यान से देखिए, ये कहानी खुद ब खुद बता देते हैं। 2007 से पहले लेफ्ट वाले ग्राफ में सेंसेक्स में उतार चढ़ाव काफी शांत था, लेकिन 2008 के संकट के बाद, जैसा कि राइट वाले ग्राफ में साफ दिख रहा है, अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी ने तो आसमान छू लिया। मार्केट का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। और अगर ग्राफ्स पर यकीन ना हो तो ये नंबर्स देखिए, ये आपको चौंका देंगे। मंदी से पहले अमेरिकी बाजारों के उतार चढ़ाव का सेंसेक्स पर लगभग कोई असर नहीं था, कोरिलेशन 0 के करीब था। लेकिन संकट के दौरान यही कोरिलेशन बढ़कर 0.7 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडियन मार्केट पहले अपनी धुन में चलता था, वो अब ग्लोबल मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर नाचने लगा। तो ठीक है, ग्लोबल मार्केट, 2008, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन सब का किसी के अपने पोर्टफोलियो पर क्या असर होता है? और यहाँ हमें डर को हटाकर डेटा से काम लेना होगा। सबसे पहले तो रिसेशन शब्द सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसका मतलब होता है ग्रोथ की रफ्तार में कमी आना। मान लीजिए अगर जीडीपी ग्रोथ 7% से घटकर 6% हो जाती है तो ये भी एक तरह का स्लो डाउन ही है। हाँ, ये बात सच है कि मंदी के दौरान बाजार गिरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 1950 से अगर देखें तो ऐतिहासिक रूप से मंदी के दौरान शेयर बाजार में औसतन 21% की गिरावट देखी गई है।
ये एक हकीकत है जिसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदी खत्म होने के ठीक बाद वाले साल में बाजार ने औसतन 15.5% की जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। मतलब गिरावट के बाद रिकवरी भी आती है। तो इन दोनों नंबर से हमें क्या सबक मिलता है? बहुत सीधा सा सबक है, मंदी को टाइम करने की कोशिश करना बेकार है। असली की भविष्यवाणी में नहीं, तैयारी में है। तूफान कब आएगा ये अंदाजा लगाने से बेहतर है कि अपनी नाव को मजबूत बनाइए ताकि वो तूफान झेल सके। तो चलिए अब बात करते हैं उस मजबूत नाव की, यानी एक ऑल वेदर स्ट्रैटेजी की जो हर मौसम में काम आए और एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने में मदद करे। यहाँ एक प्रैक्टिकल एक्शन चेकलिस्ट है। अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें और क्वालिटी कंपनियों पर फोकस करें जो मुश्किल समय में भी पैसा कमाती रहती हैं। अगर ग्रोथ धीमी हो तो धीरे धीरे लंबी अवधि के बॉन्ड्स जोड़ें। जोखिम से बचने के लिए पोर्टफोलियो में 5 से 10% सोना जरूर रखें। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर कैश हमेशा लिक्विड रखें और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के साथ साथ गिरावट में खरीदने की रणनीति भी अपनाएं। अगर वो चेकलिस्ट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी तो इसे ऐसे समझिए। एक अच्छे पोर्टफोलियो के 3 मजबूत पैर होते हैं। पहला, ग्रोथ, यानी ऐसे स्टॉक्स जो पैसे को बढ़ाएं। दूसरा, डिफेंस, ऐसे एसेट्स जो बाजार गिरने पर आपके पैसे को बचाएं। और तीसरा, कैश फ्लो, जो आपको एक रेगुलर इनकम दे ताकि गिरावट के समय निवेश करने के लिए पैसा हो। और आखिर में बस एक सवाल जो आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। इस उतार चढ़ाव वाली दुनिया में क्या कोई पोर्टफोलियो सिर्फ अच्छे दिनों और तेजी के लिए बना है, या फिर वो किसी भी आर्थिक मौसम का सामना करने के लिए सच में तैयार है?